हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास +1 का, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक, वैसे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर लगता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो +2 में आते हैं +1 से, उनको मैं देखता हूँ कि थोड़ा वीक होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो और कुछ बच्चे तो पढ़ के ही नहीं आते, मतलब जो बोर्ड्स की तैयारी सिर्फ कर रहे होते हैं वो तो छोड़ के ही चले जाते हैं पेपर में, और +2 में उनको इक्विलिब्रियम आता नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसके बारे में, चैप्टर के बारे में बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एंटायर केमिस्ट्री में आपका बार बार यूज़ होता रहता है। ठीक, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कि ली-चैटल प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी हो गई रिएक्शन की, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना फ्रिक्वेंटली यूज़ होती रहेंगी पूरे केमिस्ट्री के अंदर। फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं अपनी नादानियों के कारण, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर +1 में अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ताकि आपका +2 चाहे पूरे केमिस्ट्री में ये जो है वो बेनिफिट कर पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आप ना रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन या तो वो रिवर्सिबल होगा या वो इरिवर्सिबल होगा, राइट। अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल की, तो वो केमिकल रिएक्शन विच विल प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड भी हो, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बने, तो ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाता है। ठीक है, और आप उसको डिनोट करते हैं कि ए से बी बनता है, पर ये हाफ एरो दिखाते हैं। राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और हाफ एरो दिखाते हैं प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। ठीक है, जबकि जो इरिवर्सिबल होगा वो केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, विल प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में प्रोसीड होते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। जैसे ए रिएक्टेंट है, उससे बी प्रोडक्ट बना, तो इसमें बी से ए नहीं बन सकता है, सिर्फ ए से बी बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं आपको रिवर्सिबल के, जैसे कि फिजिकल चेंज जितने भी हैं वो रिवर्सिबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन, जैसे अगर आपका वाटर है लिक्विड स्टेट में, तो आप उसे हीट देके वेपर में बना सकते हैं, और वापस कूल करके आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। सिमिलरली जितने भी सब्लिमेशन प्रोसेस हैं, ठीक, सब्लिमेशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, अगर इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, पर अगेन आप टेम्परेचर लो करें तो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली मेल्टिंग हो गया। तो जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस हैं, दीज ऑल आर रिवर्सिबल। अच्छा, कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी बताता हूँ, जैसे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल चेंज ही रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी रिवर्सिबल होती हैं। ठीक, तो जैसे कि आप अमोनिया का फॉर्मेशन जो कि हैबर प्रोसेस से बनता है, N2+3H2 से 2NH3 बनता है। ठीक, गैस बन रहा है दोनों, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और बन भी गैस रहा है। ठीक है, पर ये रिवर्सिबल है, मतलब N2+3H2 से 2NH3 बन रहा है हाई प्रेशर में, लेकिन अगर आप लो प्रेशर करेंगे तो दोबारा से NH3 जो है वो ब्रेक हो जाएगा N2+3H2 में।
ठीक। उसके बाद आपका है सेकेंड PCl3, गैसियस अंडर हाई प्रेशर Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और PCl5 बनता है। पर अगर आप लो प्रेशर कर दो तो क्या होगा, ये PCl5 जो है वो वापस से PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। ठीक। सिमिलरली थर्ड H2 गैस प्लस 2I2 गैस, तो आपका बनेगा I2 गैस 2HI गैस। पर ये सब हाई प्रेशर पे हैं, जैसे ये प्रेशर लो करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक। और भी है फोर्थ, एक सेकेंड रुको मैं मार्कर चेंज कर लूँ। देखिए और भी कुछ रिएक्शन, जैसे कि SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से SO3 गैस बन रहा है। ठीक है, पर ये भी रिवर्सिबल है। एक सेकंड बच्चों, ये ना मार्कर चल नहीं रहे हैं दो। ठीक, चलिए अब आ जाइए इरिवर्सिबल पे। इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, द रिएक्शन दैट इज टेकिंग इनसाइड द ह्यूमन बीइंग और इनसाइड द लिविंग बीइंग, ठीक, दैट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद ऑल कंबशन रिएक्शन, all combustion reaction, when you burn something you cannot reverse, so तो all combustion reactions, जैसे मीथेन है, मीथेन को आपने बर्न किया तो ऑब्वियसली किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। अब आप इसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी रिवर्स, राइट। तो HCl गैस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस। ठीक, तो ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। ये गैस रहने दो, ये एसिड बेस लिखो, एक्वस सोल्यूशन होते हैं और आपका बनता है NaCl प्लस वाटर, ये तो पता ही है सभी को। जितने भी एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं ये सारे जो हैं वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। चलिए हम इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम में जनरली रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल से हम डील नहीं करते हैं। इक्विलिब्रियम है ही मतलब इक्विलिब्रियम चैप्टर ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए बना है, तो आप उन्हीं के न्यूमेरिकल देखेंगे, उन्हीं के टाइप देखेंगे, उन्हीं से डील करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन भी कौन से, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। हमने वैसे तो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट किए, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल के फर्दर टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, देखो एक आप डाल लीजिए होमोजीनियस एक साइड
रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, राइट। और एक साइड डाल लीजिए हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक। अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में है, मतलब रिएक्टेंट भी गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस है, या रिएक्टेंट भी लिक्विड है और प्रोडक्ट भी लिक्विड बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इसमें क्या कह सकते हैं, जो फेसेस होते हैं ऑफ ऑल रिएजेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम, ठीक। तो जैसे गैस फेस का एग्जांपल दें तो आपने पढ़ा तो अभी अभी कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या है, अमोनिया विच इज ऑल्सो गैस, ठीक। सिमिलरली लिक्विड फेस का एग्जांपल देते हैं अपन, लिक्विड फेस वाला एग्जांपल, तो एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक, ये आपका लिक्विड है, C2H5OH, ये एसिटिक एसिड है CH3COH, और ये क्या इथाइल एल्कोहल है, ये भी लिक्विड है। आप रिएक्शन करवाइए तो आपका बन जाएगा क्या, CH3COOC2H5 प्लस साथ में वाटर लिक्विड, तो ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, दिस इज इथाइल एसीटेट, राइट। ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये क्या है आपका इथाइल एल्कोहल, इसके रिएक्शन से ये जो बना है दैट इज इथाइल एसीटेट, और साथ में वाटर रिलीज हुआ है, ठीक। तो ये लिक्विड फेस में रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। ये देख लेना जरा, मैंने इन दोनों से ये मिला आपको, ये और ये वाटर। गैस फेस में, सॉरी गैस तो लिख दिया, सॉलिड फेस में, सॉलिड फेस, तो सॉलिड फेस में सॉलिड फेस जनरली रेयर यूज होगा, ठीक है, नहीं यूज होता क्योंकि सॉलिड सॉलिड में रिएक्शन नहीं होगी जनरली, ठीक है, तो ये रहने दो। अब होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन, हम इसमें क्या कह सकते हैं कि मोर देन, सॉरी हेट्रोजीनियस है तो इसमें क्या होगा, मोर देन वन फेस, राइट, वन फेस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से कोई एक जो है वो क्या होगा, डिफरेंट फेस में होगा। हो सकता है कि प्रोडक्ट गैसियस हो तो रिएक्टेंट लिक्विड हो, या हो सकता है कि वो वाइस वर्सा हो जाए, ठीक, या सॉलिड और लिक्विड मिलके गैस बनाते हो, तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। पर हम वही बोल रहे हैं कि गैस फेस मतलब गैस फेस में क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि गैस प्लस लिक्विड हो जाए, या गैस प्लस सॉलिड हो जाए, या गैस प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड हो जाए, ठीक। लिक्विड फेस में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि लिक्विड प्लस सॉलिड हो जाए, क्योंकि लिक्विड में गैस सॉल्यूबल जरूर हो सकता है पर केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक। तो ये है, बस आपको बहुत ज़्यादा इन पे जाना तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना समझिए कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में फ़र्क क्या है कि एक होमोजीनियस में क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है, वो सेम फेस में होंगे, और जो आपका हेट्रोजीनियस होगा उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हो सकता है कि अलग अलग फेस में, हो सकता नहीं है, होता ही है, ठीक है, गारंटी, तो ही वो हेट्रोजीनियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो नोट करो फटाफट।
सॉलिड फेस याद रखना रेयर है, तो आप इसमें नहीं लिख रहे हो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो फालतू पढ़ के क्या करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, विच इज कॉल्ड एक्टिव मास। एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है? जनरली जब आप किसी सॉलिड को पानी में डालो, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर का क्यूब है, ठीक, शुगर क्यूब के शेप का होता है, तो आप उसको वाटर में डालो, तो आपको पता है शुगर का कितना पार्ट वाटर के कांटेक्ट में होगा? सिर्फ आउटर वाला पार्ट, जिसको आप सरफेस बोलते हो। तो सरफेस क्या है? जो शुगर बॉल बोल रहा हूँ, शुगर क्यूब का जो सरफेस है, दैट इज एक्टिव मास, बिकॉज दैट पार्ट इज ओनली एक्सपोज टू द वाटर, ठीक। बाकी जो इनर पार्ट है वो वाटर से एक्सपोज नहीं है, तो आप उसको एक्टिव मास नहीं बोलते हो। एक्टिव मास वही होता है जो एक्टिवली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक। तो एक्टिव मास is that which actively participate in a chemical reaction, ठीक, और फिजिकल चेंज एंड फिजिकल प्रोसेस लिख लो। तो वो मास, ठीक है, द मास विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। तो अगर ए मैं किसी रिएजेंट के लिए शो करता हूं, ठीक है, तो रिएजेंट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? एक्टिव मास। इसको हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं जब डब्बा लगा देते हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक। कंसंट्रेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एक्टिव मास, कि कितना मास एक्चुअल में वो रिएक्ट कर रहा है, कितना एक्टिव मास एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा है पूरे सब्सटेंस का। पूरा का पूरा सब्सटेंस एकदम से रिएक्ट करता नहीं है, पहले सबसे टॉप लेयर रिएक्ट करती है, फिर उसके इनर, फिर ऐसे, ठीक। तो दिस इज व्हाट एक्टिव मास ऑफ ए, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा था कि अगर मैंने ये वाटर भर दिया यहाँ पे और मैंने इसमें एक ये क्यूबॉइड शेप का शुगर डाल दिया, ऐसे मान लो, तो आप खुद बताओ कि कितना पार्ट एक्टिव मास है? सिर्फ ऊपर वाला सरफेस जो कांटेक्ट में होगा, मतलब जो भी सरफेसेस होंगे वो कांटेक्ट में होंगे वाटर के, ये वाले, और अंदर खाली होगा, यानी अंदर खाली नहीं होगा, पर अंदर जो है वो वाटर एकदम से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो एक्टिव मास सिर्फ सरफेस ही है इसके अंदर। तो दिस इज शुगर क्यूब है, ठीक है, और यहाँ वाटर भरा है। सो हम कह सकते हैं एट अ टाइम ओनली सरफेस मास ऑफ शुगर क्रिस्टल, surface mass of sugar crystal is in touch with water, is in touch with water.
ठीक, hence at a time only a surface mass which will actively participate, hence at a time only surface mass actively participate, right? In chemical reaction, उस समय में सिर्फ सरफेस वाला मास ही पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास एक्चुअली। और सिमिलरली तो मैं इस केस में कह सकता हूं ना कि जो एक्टिव मास है मेरा वो सिर्फ क्या है, सरफेस का मास होगा, राइट। सिमिलरली एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बीकर में वाटर भरा सिंपल, पर इस वाटर को मैंने निकाल के फ्लोर पे फेंक दिया, तो आपको तो पता है फ्लोर पे वाटर फैल जाता है पूरा, राइट। तो होगा क्या कि इनमें से किसका इवेपोरेशन जल्दी होगा। देखो ये वाला पार्ट एयर से ज़्यादा एक्सपोज्ड है, ठीक। क्यों? क्योंकि एयर में ये वाला पार्ट, गलत बोल रहा हूं मैं, इस केस में जो एयर से एक्सपोज पार्ट है वो ये है, इतना है, ठीक। तो इतने की क्या होगी, इवेपोरेशन होगी, राइट। पर जब आपने उसे पानी को फेंक दिया, फ्लोर पे फेंक दिया, तो ये वाला पार्ट पूरा सरफेस पे फैल गया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फैला हुआ सरफेस है, यानी पानी जो सरफेस पे फैल गया, ये जो है अब इसकी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। रीजन क्या है कि इसका कम पार्ट कांटेक्ट में था एयर का, इसका ज्यादा पार्ट कांटेक्ट में है एयर के, तो इसीलिए एक्सपोज्ड पार्ट ज्यादा है ना, एक्सपोज्ड पार्ट ज्यादा है इस केस में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब एक्सपोज्ड पार्ट ज्यादा है तो एक्टिव मास भी ज्यादा होगा। तो जितना भी आप कांटेक्ट में रखते हो एयर के, उतना ज़्यादा एक्टिव मास है, उतना ज़्यादा तेजी से रिएक्शन होगा, ठीक। सो हम कह सकते हैं कि फ्लोर पे यहाँ पर एक्टिव मास कम है और यहाँ एक्टिव मास ज़्यादा है। अच्छा, एक्टिव मास किसी भी बेसिकली अभी तो गैस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, वो 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव मास, ठीक। पहले हम गैस के लिए देखेंगे, फिर देखते हैं बाकी के लिए। तो सबसे पहले एक्टिव मास ऑफ गैस, एक्टिव मास ऑफ गैस। अगर आप मानिए कि आपके पास 2 गैस भरे हैं, यहाँ ए, बीच में मैंने एक पार्टीशन कर दिया ताकि ए बी में जाए ना, ठीक है। यहाँ ए गैस है, यहाँ बी गैस है, पर जैसे ही इस पार्टीशन को हटाऊंगा मैं तो दोनों गैस मिक्स हो जाएंगे, ठीक। इस पार्टीशन को जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, ऑल गैस विल पार्टिसिपेट एक्टिवली। गैस के केस में ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्ट एक्सपोज्ड होता है और कुछ पार्ट छुपा होता है। गैस के तो सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑल ओवर द एरिया, राइट। तो इस वजह से हम उसमें एक्टिव मास वो नहीं कहेंगे कि सिर्फ सरफेस वाला एक्टिव मास है, क्योंकि गैस का कोई सरफेस ही नहीं होता, ठीक। तो गैस में तो सारा का सारा गैस जो है वो एक्टिव मास है, यानी जितना उसका एक्चुअल मास है गैस का, उतना ही एक्टिव मास भी होता है, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, ऑल गैस विल पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो हम इसमें जो मास है, मास ऑफ गैस इज कॉल्ड एक्टिव मास, सिंपल, गैस के केस में। और मैं गैस के एक्टिव मास को ऐसे लिख दूं, गैस का एक्टिव मास ऐसे लिख दिया,
और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। कंसंट्रेशन मतलब जितनी भी अवेलेबिलिटी है गैस की, एंड कंसंट्रेशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने प्रेजेंट है प्रेजेंट वॉल्यूम के अंदर, वो पूरा ही क्या होगा, एक्टिव मास होगा, राइट। चलिए, अगर हेट्रोजीनियस होता गैस तो भी एक ही बात होती, गैस तो होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो, ये चीज वैलिड होगी। अच्छा, गैस का एक्टिव मास और तरीकों से भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि आप लिखते हैं PV इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस, राइट। यहां से आप P इक्वल टू nRT बाय V लिख सकते हैं, तो यहां से क्या हो गया, P इक्वल टू N बाय V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, मोलैरिटी था ना, तो इसको कंसंट्रेशन टर्म लिख रहा हूं, C इज व्हाट, कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोलैरिटी एक्चुअली, इनटू R इनटू T, तो ये आ गया आपका। तो हम इससे कह सकते हैं कि एक्टिव मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट, क्योंकि मैं एक्टिव मास को C लिख रहा हूं। अगर मैं R और T को कांस्टेंट लिख दूं, R कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है, तब मैं कह सकता हूं ना कि P मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C पे, राइट। तो C इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, यहां लिखा तो है। तो एक्टिव मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ठीक, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना तेजी से जो है रिएक्शन होगा, और ए और बी के बीच में उतना ज्यादा एक्टिव मास होगा। ठीक, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्टिव मास डिपेंड अपॉन प्रेशर, एक्टिव मास डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन डायरेक्टली, राइट। और तीसरा डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे भी लिख सकते हो आप, जैसे मान लो कि इसका नंबर ऑफ मोल्स A है, इसका नंबर ऑफ मोल्स B है गैस का, ठीक, तो आप लिख सकते हैं, आपने अभी भी तो पढ़ा ना कि गैस का एक्टिव मास डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलैरिटी पे, और डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि जब हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, दैट इज व्हाट, Na प्लस Nb, इन दोनों का मिक्सचर। जब आपने कंपार्टमेंट हटा दिया तो दोनों मिक्स हुए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb आएगा। और सिमिलरली आप ये भी लिखते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एंड एक्स, ये क्या है आपका, दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। सिमिलरली मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे मुझे ये तो पता चल ही रहा है कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो बस यही चीज है, यहां से आप लिख सकते हो कि एक्टिव मास ऑफ गैस which is also called, which also depend upon the number of moles of gas, so obviously it will directly proportional to the mole fraction as well of gas, right. So active mass of gas can be can be represented in terms of concentration, in terms of partial pressure of gas, in terms of mole fraction। ठीक, तो ये था आपका अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन करना एक्टिव मास को। चलिए अब आते हैं इक्विलिब्रियम की मेन डेफिनेशन पे, तो पहले नोट कर लो। चलिए,
अब आते हैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पर। देखो, इक्विलिब्रियम अगर मान लो कि आपका a प्लस बी करने से c प्लस डी बन रहा है, ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने अगर एक एरो लगाया, मतलब सिर्फ आगे की तरफ, वो भी कंप्लीट है, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल है, राइट। तो ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पाते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बना पाए तो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल तो होगा, ठीक। अच्छा, अगर a प्लस बी से आप c प्लस डी बना रहे हो, पर आप c प्लस डी से दोबारा a प्लस बी भी बना पा रहे हो, तब के केस में आप इसे रिवर्सिबल बोलते हो, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि H2O लिक्विड है, इससे H2O वेपर बना, पर H2O वेपर से H2O लिक्विड बनने की भी संभावना है, तो ये आपका क्या हुआ, रिवर्सिबल, जो कि हमने पढ़ भी लिया है। आप ये बात को थोड़ा और समझो, अगर मेरे पास कोई क्लोज वेसल है और मैंने उसमें वाटर रखा है, तो धीरे धीरे मैं हीट भी कर रहा हूँ, नीचे से हीट दे रहा हूँ इसे, राइट, यहाँ से मैंने हीट दिया, तो ऑब्वियसली ये वेपराइज होगा। वेपराइज होने पर एक लिमिट तक होगा, एक सैचुरेशन तक होगा। क्यों? क्योंकि वेपर तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो वेपर के लिए बाहर जगह नहीं है क्योंकि क्लोज वेसल है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे वेपर हो जाएंगे, ये डॉट डॉट मैंने बना दिए सर्कल से, ये वाटर वेपर है, राइट। अब ये वेपर जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वाटर वेपर जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट हो जाने पे क्या होगा, और ज़्यादा वेपर नहीं बन पाएंगे। तो होगा क्या कि अब अगर आप फिर भी हीट करते हो तो ये क्या करेंगे, ये वापस से नीचे जाएंगे, ठीक, फिर वेपराइज होंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर वेपराइज होंगे, ठीक। तो इस केस में वेपर से दोबारा वाटर बनने लगेगा सैचुरेशन के बाद, ठीक। शुरू में तो ऑब्वियसली लिक्विड से वेपर बनेगा, लेकिन जैसे ही सैचुरेशन के अटेन हो जाएगा उसके बाद वेपर से दोबारा जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम कहलाती है, ठीक। कि ऐसा नहीं है कि प्रोसेस रुक गया है, ठीक, कि वाटर वेपर बनना बंद हो गया ना, वाटर वेपर बन रहा है लेकिन वेपर दोबारा वाटर बन रहा है, ठीक, वेपर दोबारा लिक्विड बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी इक्विलिब्रियम बिल्कुल एक डायनामिक सी चीज है, स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, चल रही है, लेकिन आपको फील नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन ऐसा फील होगा कि स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ना खत्म हो गया, ठीक है, और रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो घटना खत्म हो गया है। अब दोनों इक्वल हो गए हैं और वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक। हालांकि इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाए तभी होता है, ठीक है। पहले भी अटेन हो सकता है, बाद में भी अटेन हो सकता है, दैट डिपेंड। पर अभी के लिए फिलहाल ये समझो आप कि इक्विलिब्रियम है क्या, स्टेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वो स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस या रिएक्शन कुछ भी बोल दो, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगे, यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनने लग जाए, तो फिर समझो इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक। वो पोजीशन, वो स्टेट, वो सिचुएशन किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कहलाती है, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल क्या होगा, रिवर्सिबल है कि रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बने ही, पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बने और वो भी सेम कंडीशन में,
सेम टेम्परेचर कंडीशन में क्या हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से दोबारा से क्या बन जाए, रिएक्टेंट। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो आप बोलोगे कि रिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की संभावना ना हो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल 2 mg गैस प्लस O2 गैस 2 mg। अब तो भले ही आप प्रेशर भी बदल दो, टेम्परेचर भी बदल दो, तो भी वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि क्या है आपका बेसिकली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। और क्या बताना था कि रिवर्सिबल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉरी, गलत बोल रहा हूं मैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट may or may not be equal to the concentration of reactant, but concentration of product and concentration of reactant become constant after equilibrium reached। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे ही 50% रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया, जरूरी नहीं है। हो सकता है रिएक्टेंट 10% ही रिएक्ट हुआ हो, ठीक है, और 10% ही प्रोडक्ट में चेंज हुआ हो, फिर भी इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक। तो हमने यही लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम कांस्टेंट आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड और रीच्ड, राइट। चलिए दूसरी बात, हम और भी बोल सकते हैं दैट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। मैंने बता दिया कि रिएक्शन रुक थोड़ी ना जाती है, रिएक्शन तो चलती रहती है, ठीक है, बट इट इज सपोज टू बी, इट लुक्स टू बी स्टॉप, बट ऐसा होता नहीं है, इल्यूजन होता है। रिएक्शन चलती है पर हाँ दोनों साइड इक्वल स्पीड से चलती है, इसीलिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट उसके बाद कम या ज़्यादा होना बंद हो जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट कि कैटलिस्ट जो है डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक, although it would help to attain equilibrium quickly। हम क्या बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है वो ऐसा नहीं होगा कि कोई रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल है तो उसे रिवर्सिबल करवा दे, उसे इक्विलिब्रियम में ला दे, ठीक है। कैटलिस्ट का काम इक्विलिब्रियम में लाना नहीं होता, कैटलिस्ट का काम सिर्फ रिएक्शन को आगे तक पहुंचाना होता है। अगर आप कैटलिस्ट में लाते हो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो जितना वो रिएक्शन को फॉरवर्ड बूस्ट करेगा उतना ही बैकवर्ड बूस्ट करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करवा देगा। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं होना चाहिए, मतलब जनरली नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है तो उसमें वो करवा दे अटेन, ऐसा कुछ भी नहीं होता कैटलिस्ट में, ठीक। ठीक, अच्छा, मैं एक बात बोल रहा था कि जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम तभी हो जब रिएक्टेंट 50% रिएक्ट हुआ हो, तो हम उस बेसिस पे भी बोलते हैं।
on the basis of state of equilibrium, on the basis of state of equilibrium, chemical reaction may be classified, chemical reaction may be classified जैसे सबसे पहले द रिएक्शन विच प्रोसीड विद ऑलमोस्ट कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल, पहला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे a प्लस बी है उससे c प्लस डी बना, ठीक, 1 ग्राम सिर्फ बचा ये, ठीक है, दिस इज 1 ग्राम रिमेनिंग। इसमें से सोचो शुरू में 100 ग्राम था इनिशियली टाइम t0, ठीक, और 100 ग्राम था तो ये 0 था। अब जैसे ही टाइम t हुआ तो इसमें 100 में से सिर्फ 1 ग्राम रह गया, मतलब 100 में से 99 ग्राम तो रिएक्ट हो गया और 99 ग्राम ही प्रोडक्ट बना होगा, सिंपल, राइट। पर ये कितना रह गया 1 ग्राम और ये प्रोडक्ट कितना 99 ग्राम 99 ग्राम, और तब जाके इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थी और तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। तो जरूरी नहीं है कि, देखो डाल दिया ना मैंने इक्विलिब्रियम का साइन, ठीक, तो इक्विलिब्रियम अटेन व्हेन रिएक्शन is almost at completion, is almost at completion, जब रिएक्शन जस्ट कंप्लीशन पे था तब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। सिमिलरली दूसरा पॉइंट कि a प्लस बी से c प्लस डी बना, लेकिन इक्विलिब्रियम तब आया जब ये सिर्फ 10 ग्राम रिएक्ट हुआ, राइट। मतलब प्रोडक्ट आपका 10 ग्राम बना, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम 0 पर ये तो 100 था, ये 0 था, पर जैसे ही टाइम इक्विलिब्रियम का टाइम हुआ, ठीक, इक्विलिब्रियम वाला टाइम हुआ, तो हुआ क्या कि ये सिर्फ 10 ग्राम ही रिएक्ट हुआ और ये क्या हुआ 10 ही ग्राम बना होगा, राइट। तो 90 ग्राम तो लेफ्ट हो गया और सिर्फ 10 ग्राम रिएक्ट होने पर ही इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा रिएक्ट करना पड़ता है रिएक्टेंट को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, या कम से में हो जाता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और एनवायरमेंटल कंडीशन कि इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, ठीक। आप एक बड़े वेसल में कर रहे हो तो हो सकता है कि समय लगे इक्विलिब्रियम अटेन करने में, आप किसी छोटे वेसल में कर रहे हो सकता है कि जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, ठीक। तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे कब हुआ इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है when reaction is in इनिशियल स्टेप, राइट, जब शुरुआत थी रिएक्शन की तभी हो गया। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट तो अभी रह गया था। अब देखो थर्ड में हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो। मान लो कि ये 52 ग्राम रह गया, सिंपल, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये 52 ग्राम या 48 ग्राम रह गया और 52 ग्राम इससे प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंपेरेबल है। 50-50 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कहने का बस इतना सा मतलब है कि इक्विलिब्रियम किसी सिचुएशन के उसमें नहीं आता है, किसी ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट 50% होगा तो ही जाके इक्विलिब्रियम अटेन होगा। द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन एट एनी टाइम, राइट। ठीक है जी, नोट कर लो। आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। शेयर कर देना, ठीक है, और किसी के काम आने वाला हो, और आप तो देखते ही रहिए, ठीक है, बाय बाय।